सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हम स्टार्ट करने वाले सितंबर मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, और ये 2021 का है। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी सारी डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज सिर्फ पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। करंट अफेयर से 80-90% जो आता है करंट अफेयर से आता है। पॉलिटी में 4 टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी गवर्नेंस से। पहला न्यूज़ है सोशल अकाउंटेबिलिटी। रिसेंटली एक स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च हुआ है राजस्थान में, जो डिमांड कर रहा है पैसेज जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए नेक्स्ट असेंबली सेक्शन में। सोशल अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, ये क्वेश्चन आता है। ये रेफर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्शन मैकेनिज्म जहाँ पे सिटीजन, कम्युनिटीज़, इंडिपेंडेंट मीडिया या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, होल्ड करती है पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल। कॉमन टूल होते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी के बड़े सारे स्टेजेस पे, जिसमें पहला है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। ये इसका अगर बात करो पार्टिसिपेटरी बजटिंग का, तो ये प्रोसेस है जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, वो बजट फॉर्मुलेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, मॉनिटर करते हैं बजट का एग्जीक्यूशन। और एक चैनल है सिटीजन का जहाँ पे उनको वॉइस दी जाती है, उनके बजट की प्रायोरिटी सेटअप करी जाती है, पर्टिकुलरली लोकल लेवल पे होती है इनकी गवर्नमेंट पे। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस आप देख सकते हो, तो ये गुजरात में ऑलरेडी है। सेकेंड है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। अब प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे बेनिफिशियरी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है वो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग और डिज़ाइन में प्रोग्राम के कंपोनेंट्स पे, और डिटरमाइन करते हैं लोकल प्रॉब्लम्स को, प्रायोरिटीज़ को और सोल्यूशन को। ये ऑलरेडी केरला में देख रखा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे सिटीजन ग्रुप जो है ट्रेस करते हैं कि कहाँ से फ्लो हो रहा है पब्लिक रिसोर्सेज, ताकि इससे पब्लिक गुड का फ़ायदा हो, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ये डिटेक्ट करता है बॉटलनेक, इनएफिशिएंसी और करप्शन कहाँ का हो रहा है, तो ये दिल्ली और राजस्थान में है। इसके अलावा सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, ये बेसिकली पार्टिसिपेटरी सर्वे है जो प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव फीडबैक सर्विस प्रोवाइडर्स को सेटिस्फैक्शन लेवल पे सिटीजन के अमंग, कि कैसे उनको मिल रही है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, क्या सही मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो वहाँ पे उनका फीडबैक लिया जाता है। और ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पर रहता है, तो ये बेंगलोर में है और महाराष्ट्र में है, तो 2 स्टेट में। कम्युनिटी स्कोर कार्ड की बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल है जो असेस करता है सर्विसेज को, प्रोजेक्ट्स को, और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एनालाइज करता है क्वालिटेटिव डेटा को, जो कि फोकस करते हैं ग्रुप डिस्कशन और कम्युनिटी के जो डिस्कशन होते हैं। ये ऑलरेडी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पे सोशल ऑडिट का जो है, सोशल ऑडिटिंग भी है। तो ये प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम ऑडिट होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ, इंटरनेट बेनिफिशियरी होते हैं प्रोग्राम के। प्रोसेस जो है क्यूमुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हियरिंग का, जहाँ पे फाइंडिंग ये डिस्कस होती है, डिस्क्रिपेंसीज है, एक्सपोज है, प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स है। और सिटीजन चार्टर की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्म करता है सिटीजन के जो राइट्स है, उनकी सर्विस एंटाइटलमेंट है एज अ यूज़र ऑफ पब्लिक सर्विस, जो स्टैंडर्ड्स है वो एक्सपेक्ट होते हैं सर्विस से, टाइम फ्रेम में, क्वालिटी में। रेमेडीज़ भी अवेलेबल होती है यहाँ पे, नॉन अडेरेंस टू स्टैंडर्ड्स। अगर मान लो आपको सर्विस नहीं मिल रही तो आपको और ये राइट है कि आप जा सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। प्रोसीजर्स, कॉस्ट, चार्जेस क्या है सर्विसेज के, वो भी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। अब यहाँ पे जो टर्म आता है सोशल अकाउंटेबिलिटी, जो हमने देखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ों में। और सोशल अकाउंटेबिलिटी नीड क्या है, ये कंपनसेट करता है लिमिटेशन जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म का है। ट्रेडिशनल मेथड्स में ऑडिट आता है एक्सटर्नल फ्रंट से और इंटरनल फ्रंट से, जो डिपार्टमेंट का रहता है, और इलेक्शंस का रहता है एक्सटर्नल फंड।
और ये बहुत लिमिटेड सक्सेस है क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो बायस होती हैं, मतलब टिल्टेड होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से आप प्रभावित होते हो या किसी दूसरी पार्टी को आप नेगेटिव बोलते हो, तो इनएफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, करप्शन होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इम्प्रूव्ड गवर्नेंस का भी है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है स्टेट एक्टिविटीज़ में, ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े और मतलब एक्टिवनेस बढ़े, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े सर्विस डिलीवरी में, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इफेक्टिवनेस और इवेंचुअली करप्शन कम हो यार। सिटीजन एम्पावरमेंट की बात करें तो यहाँ पे सोशल अकाउंटेबिलिटी स्टेट को क्लोजर लाती है लोगों तक, अवेयरनेस जागरूकता फैलाती है। यहाँ पे एक इनवाइटेड स्पेस है सिटीजन के लिए कि वो एक साथ आए, पार्टिसिपेट करें। चैलेंजेस और वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें जो सोशल अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स में है, पहला है रेजिस्टेंस टू इन्फॉर्म, ये रिजल्ट वेस्टेड रहता है इंटरेस्ट पे, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है और प्रोवाइड नहीं होती, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बजट डॉक्यूमेंट्स या नेसेसरी क्या है कंडक्ट के लिए सोशल अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव का। दूसरा है कंप्लीसेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन, ये यूजुअली होता है जब पावरफुल मेंबर्स जो कम्युनिटी के हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक सिस्टम में जहाँ पे एंटायर कम्युनिटी जो है बेनिफिट होती है करप्शन से या मेल फेशन से, ठीक है। इसकी वजह से सिटीजन जो है स्पीक अप नहीं करते करप्शन के अगेंस्ट और रिफ्यूज टू कोऑपरेट इन सोशल अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स। इसके अलावा डिस्ट्रप्शन होते हैं पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, थ्रेट और कोएजन होता है यहाँ पे, और जिसकी वजह से कम्युनिटी जो है वो बोलती नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं करती सोशल अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स में। लास्ट है इफेक्टिव ग्रीवेंसेस नहीं है, स्ट्रिक्ट और अनफेलिंग फॉलोअप एक्शन होते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी में, जिसमें इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक क्रूशल रहता है फॉर द सक्सेस। इसके बाद चैलेंजेस हमने देख लिए, यहाँ पे प्रिंसिपल देख लेते हैं इसके क्या है सोशल अकाउंटेबिलिटी के। पहला है जनता का मार्च, ये है आपका कलेक्टिव प्लेटफॉर्म। परासर है रिपोर्ट डिसेमिनेशन। थर्ड है जानकारी आपका इंफॉर्मेशन है। फोर्थ है भागीदारी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन का। फिर करवाही जो एक टाइम बाउंड एक्शन है, और लास्ट आपका सुरक्षा है और सुनवाई है। तो सुरक्षा आपका प्रोटेक्शन हो गया, सुनवाई हो गया कि राइट टू बी हर्ड, आपकी बात रखी जा रही है। इम्पेरेटिव फॉर अ साउंड सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल अकाउंटेबिलिटी एक प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, एक तो सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है पार्टिसिपेशन का, और ये इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक चीज़ों का और मोबिलाइज करते हैं सिटीजनरी का, जो ड्रॉ करते हैं प्लेटफॉर्म्स का अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स का। इसके अलावा इफेक्टिवनेस डिसेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पे, जितनी भी स्कीम्स है प्रोग्राम है वो डिज़ाइन इस तरह से होते हैं, वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, और जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, वो पावर देते हैं और रिसोर्सेज होते हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडी में बोला जाता है जो एक्शन ले जाते हैं वो बेटर एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपके एग्जीक्यूट होते हैं लोकल लेवल पे, और वो एग्जीक्यूट होते हैं लोकल लेवल पे ही आपका। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस की बात करें तो इन्फोर्स करते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन का, जो कि स्ट्रेंथन करता है सेक्शन 4 RTI का। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन चीज़ जो जैसे ट्रेनिंग होगी ऑफिशियल्स की, जैसे सिटीजन की होगी, वो कंडक्ट करते हैं, और बड़े सारे NGO हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करते हैं, और अवेयरनेस फैलती है स्कीम्स की, मोबिलाइज करते हैं पीपल को पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी प्रोग्राम होना चाहिए गाइडलाइंस में। हर स्कीम में ये रिक्वायर्ड है कि वो कंडक्ट करे सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल, जिसमें वो डिपेंड होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट पे, स्टेज ऑफ सर्विस डिलीवरी में, इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम्स में लार्जर पब्लिक इम्पैक्ट होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए मैंडेटरी। एग्जांपल है जहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेटरी बहुत सक्सेसफुल है, वो आप देख सकते हैं, हम बॉक्स में अभी बात करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करें तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल सेटअप करते हैं, हेल्पलाइन, जहाँ पे डिटेल चीज़ें होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है कंप्लेंट्स का। सक्सेस स्टोरी की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला है आपका पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग इन केरला, बहुत सक्सेसफुल रहा था।
इसका सक्सेस ऐसा है बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल सेट करता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और फंक्शनल रेवोल्यूशन हुआ था पावर का, और इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव की वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ा, जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस का, जैसे SC ST और वुमेन का। नेक्स्ट है आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये MKSS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान में हुआ था और एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जिनने एम्प्लॉय करा था सोशल ऑडिट का, जो कि ब्रेक करता है स्टेट की मोनोपोली ऑफिशियल ऑफ साइट पे और लेजिटिमाइट करता है सिटीजन का इंक्लूजन एक्सक्लूसिव अफेयर्स स्टेट के मैटर में। इसके बाद ही RTI जो था लॉ बना था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। नरेगा की आपको सभी पता होगा 2005 का जो है, ये एम्पावर करता है पंचायत को कि वो रेगुलर सोशल ऑडिट करे प्रोजेक्ट्स का जो कि हो रहे हैं और स्कीम को एड्रेस करे, प्रॉब्लम्स क्या है करप्शन मिसमैनेजमेंट को वो देखे। कंक्लूजन की बात है तो टाइम्स के हिसाब से डिमांड होनी चाहिए एक सेंट्रल लॉ सोशल अकाउंटेबिलिटी में, जहाँ पे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, और गवर्नमेंट एक्सेसिबल हो पुअर के लिए, मार्जिनलाइज्ड के लिए और डिसएडवांटेज सेक्शन, और पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का। नेक्स्ट है पीपल्स प्लान कैंपेन, ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, जिसका आपका स्लोगन है सबकी योजना सबका विकास, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। पीपल्स प्लान कैंपेन क्या है? PPC एक स्ट्रैटेजी है जो बेसिकली प्रिपेयर करती है GDP कैंपेन मोड पे। ये कैंपेन स्ट्रक्चर ग्राम सभा की मीटिंग को हेल्ड करता है, जो प्रिपेयर करते हैं पंचायत का डेवलपमेंट प्लान्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक। जो मीटिंग है फिजिकल प्रेजेंस इन्वॉल्व करती है और प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सुपरवाइजर्स का 29 सेक्टर्स में। स्पेशल एफर्ट्स जो है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से आते हैं वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें SC ST वुमेन आते हैं। पंचायत डेवलपमेंट प्लान स्ट्रेंथन करता है रोल जो होता है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पंचायत का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वुमेन का, और जो कि आते हैं आपके DNRLM में। इफेक्टिव उनका रोल दिखता है ग्राम सभा में। यहाँ पे 31.65 लाख इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि अक्रॉस द कंट्री है, और उनमें से 14.53 लाख वुमेन है। GPD क्रिएशन प्रोसेस में PPC है जो कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट पंचायत का स्टेट लेवल पे। DOPR एक प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंट करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बाउंड मैनर में। इसमें आप देखो तो पहले है कमेंसमेंट ऑफ पीपल्स प्लान कैंपेन 2 अक्टूबर को हुआ था। एनवायरनमेंट क्रिएशन असेसमेंट लास्ट ईयर का GPDP सजेशन जो है और एंगेजमेंट जो रहती है इनकी। फिर आपका स्पेशल ग्राम सभा में करंट प्लान प्रेजेंटेशन है, पंचायत ओपिनियन है, प्रेजेंटेशन बाय लाइन डिपार्टमेंट है, पंचायत साइन ऑफ है। इसके अलावा यहाँ पे अप्रूव्ड फैसिलिटेटेड और फीडबैक भी है जो अपलोड होते हैं GPDP पोर्टल पे। मैंडेटरी है प्लान अपलोड के लिए। और नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी है प्लान अपलोड में मिशन अंत्योदय सर्वे वेरिफिकेशन है। क्रिएट करते हैं एक्टिविटीज़ का ग्राम स्वराज एक्टिविटीज़ या एप्लीकेशंस। इसके अलावा यहाँ पे प्लान अप्रूवल है ग्राम स्वराज में, और इम्प्लीमेंटेशन होती है एक्टिविटीज़ की, एक्सपेंडिचर होता है रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे लास्ट पार्ट है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो आर्टिकल 243G ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्टिकल स्पेसिफिकली स्टेट PCS में, तो पूछा जाता है ये आर्टिकल से। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का मैंडेट करता है ग्राम पंचायत का कि वो प्रिपेयर करे, इम्प्लीमेंट करे GPDP इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। 3 एसेंशियल इसके एलिमेंट होते हैं। पहला है विजन प्रोवाइड करता है कि क्या लोगों को कैसे बेहतर करना चाहिए, कैसे उनका विलेज की तरफ वो देखना चाहिए। सेकेंड है गोल्स कैसे अचीव करना चाहिए। थर्ड है एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। GPDP जो है कॉम्प्रिहेंसिव बेस
पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी ग्राम सभा में होती है, कन्वर्जेंस करते हैं स्कीम के साथ। और इसमें 29 स्टेट्स है जो लिस्टेड है 11 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा यहाँ पे कन्वर्जेंस है, ग्रेटर सिग्निफिकेंस दी है पंचायत को, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है फ्लैगशिप स्कीम्स का, नेशनल इंपॉर्टेंस जो रहती है, जो ट्रांसफॉर्म करेगी रूरल इंडिया को। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एक ने प्रिपेयर करा है मॉडल गाइडलाइंस को, जो GPDP को बढ़ाती है और यहाँ पे सर्कुलेट करती है सारे स्टेट्स में भी, जो कि पार्ट 9 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, सबको पता है, लोकल नीड्स को कैप्चर करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है प्रमोट करती है इकोनॉमी को और आपकी एफिशिएंसी को। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस बनती है, इन्हांस करती है लोकल रिसोर्सेज को, बेटर बॉन्ड होता है पंचायत और लोकल सिटीजन का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सिटीजन की और टैपिंग होती है लोकल पोटेंशियल की। यहाँ पे ग्राम सभा डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड हेल्प करता है, इंक्रीज करता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का, जो मीट करता है ग्राम सभा को, स्टैंडिंग कमेटी को जो कि ग्राम पंचायत पे है, मीटिंग को जो इलेक्टेड पंचायत पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में है थ्रू आउट द ईयर। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, इंपॉर्टेंट है अगेन। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट को आंसर मिला है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, उन्होंने एक पटिशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने। पटिशन थी जो वेकेंट पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर की 2 साल से। डेप्यूटी स्पीकर और इलेक्शन की बात करें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है लोकसभा के, सभी को पता होगा, पॉलिटी में सबने ही पढ़ा होगा। वाइल जो ऑफिस है स्पीकर की वेकेंट रहती है या ड्यूरिंग द एब्सेंट स्पीकर का फ्रॉम द सिटिंग, द ड्यूटी ऑफ ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय डिप्यूटी स्पीकर। सिंपल है, अगर मान लो स्पीकर वेकेंट करता है किसी भी रीज़न से या किसी भी वजह से नहीं आता तो डिप्यूटी स्पीकर उसकी ड्यूटी ले लेता है। और ये मेंशन है आर्टिकल 94 में, इसमें लिखा है कि स्पीकर रिज़ाइन करता है ऑफिस से बाय राइटिंग टू डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर इम्पोर्टेंट है। 93 में, इससे पहले वाला आर्टिकल में, आर्टिकल 93 में हाउस ऑफ पीपल में, ये बेसिकली आपका लोकसभा है, यहाँ पे चूज़ करा जाता है 2 मेंबर्स हाउस के, जो रिस्पेक्टिवली स्पीकर होंगे और डिप्यूटी स्पीकर होंगे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अगर वो वेकेट हो जाते हैं जो तो यहाँ पे क्या होता है, हाउस चूज़ करेगा दूसरे मेंबर को स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे। यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है इलेक्शन में जो प्रोवाइडेड है इस आर्टिकल में 93 में। बीइंग एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो इलेक्शन है इसका यूजुअली हेल्ड होता है नेक्स्ट सिटिंग में, जब स्पीकर सिलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है डेट उनकी स्पीकर की इलेक्शन की, और उसके बाद इलेक्ट होने के बाद स्पीकर फिक्स करता है डेट डिप्यूटी स्पीकर इलेक्शन की। तो ऐसे ही चलता है। रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करें, कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट करते हैं डिप्यूटी स्पीकर को, और ये स्ट्रेंथन करता है इंडियन डेमोक्रेसी को। रूल 8 में ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में, ये छोड़ देता है स्पीकर को फिक्स डेट के लिए जो होल्ड करते हैं इलेक्शन डिप्यूटी स्पीकर के लिए। रूल 9 की बात करें तो प्रोवाइड करता है 10 मेंबर की पैनल होनी चाहिए चेयरपर्सन की, जो स्पीकर नॉमिनेट करता है और उसको प्रिसाइड करता है हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं है और डिप्यूटी स्पीकर नहीं है तो हाउस रिप्रेजेंट करता है, और इक्विट नहीं होते, वो एम्पावर्ड नहीं होते कि वो हैंडल करे कोई भी ड्यूटीज़ जो डिप्यूटी स्पीकर किया। अब क्वेश्चन आता है कि ऑफिस जो डिप्यूटी स्पीकर का जो ऑफिस है अभी तक क्यों वेकेंट रहा है। तो 17 लोकसभा का जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्यूटी स्पीकर का वो पेंडिंग है इवन आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन जो 2019 में। पोस्ट जो है डिप्यूटी स्पीकर की, जिसमें मोरारजी देसाई गवर्नमेंट है, वो कन्वेंशनली बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी में देखती है हाउस में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कंबाइंड ऑपोजिशन है वो लैक करती है स्ट्रेंथ में, और वो इलेक्ट करते हैं मेंबर जो उनकी चॉइस पे, और चूज़ करती है डिप्यूटी स्पीकर जो फॉल होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे। या तो वो कंटिन्यू करते हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, या इलेक्ट करते हैं डिप्यूटी स्पीकर जो बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी से, या वो रीच करते हैं सेटलमेंट किसी भी अदर पार्टी जो लोकसभा में हो, जो उनका चॉइस हो डिप्यूटी स्पीकर का। 16 लोकसभा हेल्ड हुई थी AIDMK के थ्रू।
जो सिंपल है कि वैकेंसी जो है पोस्ट डिप्टी स्पीकर की, ये इफेक्ट करती है एक तो लोकसभा के फंक्शंस को, और ऑल्सो ये डेंट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पोस्ट जो है डिप्टी स्पीकर की फिल होनी चाहिए। न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो अमेंडमेंट हुआ है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 में। अमेंडमेंट अलाउ करेगा IAS, IPS या IFOS ऑफिसर्स को कि वो रिटेन कर सकते हैं रिसीव गिफ्ट्स जो उनको मिलते हैं फॉरेन डिग्नेटरी से वाइल बीइंग इन इंडियन डेलीगेशन। यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है इस अंडर इस चीज़ के अंडर, AIS के अंडर, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर रूल्स 1968 की विद रिगार्ड टू रिसिप्ट या कोई भी उनको गिफ्ट मिल रहा है फॉरेन डिग्नेटरी से। एग्जिस्टिंग रूल्स में ये अलाउड है कि ऑफिसर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं गिफ्ट कोई भी नियर रिलेटिव से या कोई भी पर्सनल फ्रेंड से जो जिनके पास कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होती। मान लो जो मिलने जा रहे हैं ऑफिशियल वर्क से नहीं आ रहे, गवर्नमेंट के वर्क से नहीं आ रहे, जैसे वेडिंग में हो गया, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन में उनको मिल सकता है जो भी है। हाउएवर दे आर सपोज टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ द, अगर वैल्यू जो है 25,000 से ज़्यादा होती है तो उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, बस बताना पड़ता है कि भाई ये ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है कि उनको अब फॉरेन डिग्नेटरी से भी गिफ्ट में वो ले सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन PMKS फंड की बात करें तो सेंटर ने इन्फॉर्म करा है दिल्ली हाई कोर्ट को कि PMKS फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंटल फंड नहीं है, गवर्नमेंट का फंड नहीं है। जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा। ये बनाया गया था इन रिस्पॉन्स टू कोविड सिचुएशन, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स है पिटिशन जो सीक करता है PM केयर फंड बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट, जो कि आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आए। जो प्राइम मिनिस्टर है चेयरपर्सन है इनके PM केयर फंड के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है यहाँ पे इनके जो मेंबर है, और यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है PM है। यहाँ पे मिनिस्ट्री भी बहुत सारे हैं, जैसे डिफेंस का देख लिया, होम अफेयर्स का है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी है इस फंड के। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशन राइट टू गवर्नमेंट एंड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये रिमार्क दिया गया था एक जजमेंट में जहाँ पे टॉप कोर्ट ने अपहेल करा था 2010 की पॉलिसी डिसीजन जो यूपी गवर्नमेंट का था कि वो आउटसोर्स कर रहे हैं अपॉइंटमेंट क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को ऑल रन स्टेट एंड एडेड इंस्टीट्यूशन स्कूल्स में। तो इसमें है क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट एड टू एन इंस्टीट्यूशन एक मैटर है पॉलिसी का, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है जो विड्रॉ करती है एड किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते डिसीजन एज अ मैटर ऑफ राइट। पॉलिसी डिपेंड करती है बड़े सारे फैक्टर्स पे, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डेफिशिएंसी या कोई इंटरेस्ट हो इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, जो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में, पॉलिटी में पढ़ा होगा या लॉ में भी आर्टिकल 30 अच्छे से पढ़ा होगा कि जो एडेड इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के बीच में। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता और कंप्लाई नहीं करता कंडीशन जिसमें अकोमोडेट करते हैं एड को, तो वो डिक्लाइन कर सकता है ग्रांट को और अपनी तरह से वो काम कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में ये बताता है, स्टेट करता है कि स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी भी ग्राउंड में, वेदर मैनेजमेंट हो माइनॉरिटी के बेसिस पे या रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूज़ है आपका मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट मेघे, इसका एब्रिविएशन आप देख लो ना, मेक EA। बेसिकली इसका एम है ट्रांसफॉर्म करता है ट्रेडिशनल सर्विसेज को, डिलीवर करता है प्रोसेस, आपका प्रोग्रेस करता है आपका डिजिटल सर्विस सिस्टम में। मेक ए जो है स्प्रेड है 6 पिलर्स पे, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट। मेघालय पहला स्टेट है जो इम्प्लीमेंट करता है इंडिया का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर
मेक इंडिया ए की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फ्रेमवर्क है जो इनेबल करता है डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का होगा इंडिपेंडेंटली, और पैरेलल ये रन करता है गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज इंडिया, और ये सेम मॉडल पे स्टैंडर्ड्स पे बड़े सारे इस्टेब्लिश करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। डोमेन ऑफ ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है इसमें 8 रेलेवेंस मॉडल आते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस। इसके अलावा इंडिया विजन की बात करें तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का विजन है, प्रिंसिपल जो है इंडिया रेफरेंस मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे जो GOI मिनिस्ट्री का है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो इंटर ऑपरेशनबिलिटी, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन एप्लीकेशंस, ओपन स्टैंडर्ड्स। स्टेट्स और यूटी की बात करें यूनिफाइड यूनिफॉर्म इंटरफेसेस आते हैं, सिटीजन बिजनेस सेंट्रिक सर्विसेज है, गारंटी सर्विस लेवल है, इफेक्टिव प्रोग्राम मैनेजमेंट है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस है। PSU की बात करें SDG अप्रोच है, प्रायोरिटाइजेशन है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है और चेंज MGT है। तो यहाँ पे इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।